बेसिक देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ना पूर्व पाषाण काल से क्या क्या। देखो छत्तीसगढ़ में खुदाई उदाई तो हुई है, पर कोई ऐसे हमको कंकाल नर कंकाल बहुत पुख्ता वो नहीं मिले। लेकिन ऐसे नहीं कि हमको सबूत भी नहीं मिले। विंध्य का एरिया है ये, तो यहाँ पे नदी घाटियाँ हैं। महानदी घाटी भी प्राचीन है, चित्रोत्पला उसका नाम है। ठीक, तो एक प्राचीन घाटी है। कहीं ना कहीं यहाँ की घाटियों में भी अगर ढंग से खुदाई की जाए तो क्या हमको साक्ष्य मिलेंगे। कुछ साक्ष्य हमको पहले भी मिले, है ना। तो जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसमें जो हम देखेंगे ना, इसमें हम देखेंगे कि साक्ष्य हमको क्या क्या मिले। मेन इसमें से यही है, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखो पूर्व पाषाण काल की जो हमारे पास सबसे बेहतरीन जगह है वो है सिंघनपुर की गुफा। ठीक, ये है रायगढ़। ठीक, इतना ये बीच में है रायगढ़। रायगढ़ के इस तरफ है सिंघनपुर की गुफा। ठीक, इसकी खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा 1910 के। ठीक, ये जो एरिया है ये चमर ढाल पहाड़ी का एरिया है। ठीक, गुफा है तो पहाड़ के तलहटी में होगा, तब तो चट्टानों के बीच से क्या होगी, गुफा होगी। यहाँ पे जो हमको आदि मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे जो गुफाओं में क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। ठीक, इस चित्रकारी का जो कलर है वो है आपका गेरुआ। ठीक, गेरुआ कलर का चित्रकारी किया गया है। कुछ लोग इसकी समानता मैक्सिकन और स्पेनिश में जो हमको मिले हैं चित्र उससे कहते हैं। कहाँ कहाँ हमें मिले हैं, मैक्सिको में या स्पेन में। यहाँ पे भी कुछ चित्र हमको इस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो लोगों का कहना है कि ये दोनों क्या है, चित्र समान है। हो सकता है एक ही टाइम के आदिमानवों द्वारा बनाए गए हों। यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे जो मिला है चित्र वो है मुखौटा लगाए मानव, है ना। यहाँ पे हमें जो सबसे प्रमुख चीज़ मिली है वो मिला है हस्तचलित कुदाल। ठीक, हस्तचलित कुदाल मिली है। यही रायगढ़ में दो ठो और जगह है, एक है भंवर खोल, एक है गीधा। ठीक, और एक है छापा मार की गुफा। इनका संबंध भी पूर्व पाषाण काल से बताया जाता है। ठीक, लेकिन हमारे पास जो ऑथेंटिक है वो सिंघनपुर गुफा है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि सिंघनपुर को ऑथेंटिक मेन लेके चलना है। ठीक है, चलो पूर्व पाषाण के बाद अगला जो काल था हमारा माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल। हाँ, ये जो मध्य पाषाण काल है इसमें हमने देखा था क्या हो गया था, लोग अब पशुओं को पालने लग गए थे, है ना। ये मध्य पाषाण काल में हमको जो सबसे अच्छी गुफा मिली है वो मिली है, ये सिंघनपुर इधर था, रायगढ़ के पहले आ जाओ, ये कबरा पहाड़। ठीक, मैप को पकड़ के चलना, है ना। मैप में रहेगा ना तो चीज़ें ध्यान में रहेंगी। मैप जरूर बनाना।
क्या एक मैप में ना तुम्हारे 10 पन्ने के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ नाम बस लिख लो उस मैप में कौन सी चीज़ कहाँ है, तो बाकी चीज़ याद रहती है। तो अगर तुम 10 पन्ने का नोट्स बना दे, उसको एक मैप बना लोगे ना तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक, तो मैप जरूर बनाना। ठीक, देखो यहाँ पे हमको क्या मिला है। पहली बात इसकी खासियत है कि यहाँ पे जो चित्र मिले हैं यह लाल रंग के मिले हैं। यहाँ पे मिले थे हमको गेरुआ रंग के चित्र मिले थे, है ना। गेरुआ रंग किससे बनता था? अनुमान है कि इन लोग आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते थे, है ना। आयरन ऑक्साइड क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड मिट्टी में घुला हुआ रहता है, मिक्स रहता है ना। लाल पीली मिट्टी का कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होते हैं। तो इन्होंने कहीं से तो इस कलर को यूज़ करना सीख लिया था। कबरा पहाड़ में जो कलर है वो कैसा है? लाल कलर है। यहाँ हमें छिपकली, घड़ियाल और कुल्हाड़ी मिली है। फिर जो विशेष खास बात है ना, देखो हथियारों को पूछता है तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करके रखना। हस्तचलित कुदाल पूर्व पाषाण काल में, यहाँ पे याद रखना अर्ध चंद्राकार, ठीक, और लंबे फलक वाले औजार। ये औजार यहाँ से प्राप्त हुए। है ना। चलो यहाँ पे एक है गढ़ चंदेला करके जगह और एक खड़क घाट, इसको भी इससे संबंधित माना जाता है, पर वहाँ से ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। जो मेन जहाँ से चीज़ें मिली हैं उसको ध्यान रखना। एक तो लाल रंग मिला है, मतलब जो भी चित्र मिले हैं वो लाल रंग के मिले। छिपकली, घड़ियाल, इनके चांस मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है और लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार औजार मिले। ठीक, अब फिर आता है उत्तर पाषाण काल। ठीक, उत्तर पाषाण काल पहले इधर पूर्व, फिर मध्य, फिर उत्तर। उत्तर पाषाण काल फिर तुमको कहाँ मिलता है इसका साक्ष्य? इसका साक्ष्य मिलता है सिंघनपुर गुफा में। ठीक, और उत्तर पाषाण काल के क्या साक्ष्य मिलते हैं? मानव आकृतियाँ। ठीक, इसमें सिर्फ ये याद रखना है। फिर पहुंच जाओ तुम नवपाषाण काल में। जब व्यक्ति क्या कर गया? अब कृषि सीख गया। ठीक, देखो इसमें है जगह धनपुर। धनपुर की लोकेशन है ये बिलासपुर। ये आपका बिलासपुर का जो ऊपरी हिस्सा था, जिसे आप कह सकते हो गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक, उधर पे फिर अर्जुनी, टेरम, चितवा, डोंगरी। ठीक, धनपुर, अर्जुनी, टेरम, चितवा, डोंगरी और बोनटीला। अर्जुनी बालोद में है, टेरम रायगढ़ में। ठीक, अर्जुनी में ना हथौड़े के समान ठीक, हथौड़े के समान आकृति वाले चित्रित शैलाशय मिले। ठीक, हथौड़े के समान आकृति वाले क्या मिले हैं? चित्रित शैलाशय। हाँ, क्या हुआ? हाँ, भगवान सिंह रमेंद्र नाथ, दो लोग नाम याद रखो, भगवान सिंह और
रामेंद्र नाथ, इन दोनों ने इसकी खोज की थी, इन कसार कालों की, इन क्षेत्रों की खोज की थी। ठीक, दो चितवा डोंगरी है। ठीक, चितवा डोंगरी लिखे है ना अपन, हाँ, चितवा डोंगरी की लोकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। कैसे? जो आंसर लिया गया है वो अभी तक राजनांदगांव लिया गया है, पर एक्चुअली जो ये जगह है वो बालोद में जो एग्जिस्ट करता है, जितने लोकल लोग हैं, है ना, मैं भी गया था देखने, ये बालोद में ही है जगह। तो एक आंसर क्यों लेता है क्या पता नहीं, अभी तक लिया, हो सकता है आगे मत ले। तो ध्यान रखना इसकी जो लोकेशन है ना, ये बालोद में है, चितवा डोंगरी की। ठीक, और यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, ठीक, यहाँ एक ड्रैगन की तरह आकृति वाला और एक एलियन का, इसे एलियन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा सा सर है, इस टाइप के चित्र यहाँ पे हमको देखने को मिले। टोटल 27 शैल चित्र मिले यहाँ पे। ठीक, और इसकी खोज ये किन्होंने की थी? भगवान सिंह रमेंद्र नाथ ने की थी। टोटल 27 शैल चित्र मिले। खोजकर्ता कौन थे? भगवान सिंह और रमेंद्र नाथ। ठीक है, देखो चीज़ों को ना वो करके चलना है, मतलब जहाँ पे चीज़ें स्पष्ट नहीं है वहाँ पे एकदम याद करके चलना कि चीज़ स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन में देख के आंसर लेना पड़ेगा। जैसे ये वाला चितवा डोंगरी वाला, अभी तक एक दो बार पूछा है क्वेश्चन, उसमें ना राजनांदगांव का आंसर लिया है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बालोद में आती है ना। तो अब आगे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो फिर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या होता है। हाँ, वो ये चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि अब ये फिर आयोग के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि अरे वो क्या आंसर लेगा, समझे, मतलब ये डाउट वाली चीज़ हो गई, क्योंकि है तो ये बालोद में, जाओगे घूमने ना तो पता चलेगा कि हाँ बालोद में ही है। इसके बहुत सारे वो बने हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब वीडियो हैं, लोग जो आते हैं बना के डालते हैं, उसमें भी देख सकते हो, है ना। चलो, ये हुआ तुम्हारा पूर्व पाषाण काल। अच्छा, इनमें ना सिर्फ नाम को, लोकेशन को याद रखना, नाम याद रखना, लोकेशन तो खैर उतना नहीं पूछता, नाम को ज़्यादा है, लोकेशन में जिला पूछता है ज़्यादातर, ठीक ना। फिर इसके बाद एक और सभ्यता आई थी जिसे महापाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता है। पाषाण काल के अंतर्गत ही था, तो महापाषाण काल, इसके साक्ष्य भी छत्तीसगढ़ में मिले हैं। यह सभ्यता जो थी ना, यह ताम्र और लौह युगीन सभ्यता थी। ठीक, कैसी थी? ताम्र युगीन और लौह युगीन सभ्यता थी। इन महापाषाण स्थलों की खोज काम्बले और रामेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। ठीक, इसका लोकेशन देखो, बालोद में ज़्यादातर है ये। ठीक, करही, भदर, चिरचारी, सोरर, करका भाट। ठीक, एक जगह कोंडागांव की गढ़ घनौरा। ठीक, इतने स्थल इसमें थे। ये महापाषाण कालीन चीज़ें होती क्या है? देखो, इसमें क्या होता है ना कि जो शव को दफनाया जाता है ना, उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है। इस कारण ही इसे क्या कहा गया है? महापाषाणकालीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि शव को क्या कर देते हैं? बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी और गुफाएं मिली हैं। ठीक, जैसे रायगढ़ में यहाँ पर बसना झार, ओंगना झार, बोतलदा की गुफा। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे हमको यहाँ पे चित्रित शैलाश्रय और साक्ष्य नहीं मिले कि हम अंदाज़ा लगा सके कब का है। एक हमें मिली है बोतलदा की गुफा, जो ये मानी जाती है
प्रागैतिहासिक काल की है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी रहवासी गुफा है। मतलब इसमें अंदर चित्र नहीं मिले पर गुफा है तो ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ रहते रहे होंगे। ठीक, तो कौन कौन सी गुफा देखो, बसनाझार, ओंगनाझार, बोतलदा की गुफा, गाताडी, गाताडी सारंगढ़ में है यहाँ पास, गाताडी। ठीक, दो प्रसिद्ध गुफाएं हैं इधर कांकेर में, कुरकुरा उरकुड़ा और खेड़खेड़ा, उरकुड़ा उरकुड़ा और खेड़खेड़ा कांकेर में। ठीक, चारमा के पास। ठीक, और भी खोजें हो रही हैं, ऐसा है कि नहीं है। अभी महासमुंद के पास एक जगह खोज हुई है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बता दूंगा। ठीक, पर अभी उसका जो समय है वो डिसाइड नहीं हो पाया है ना। उसका जैसे समय डिसाइड हो जाता है कि कब का है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। महासमुंद के पास ही है, जगह का नाम मिस हो रहा है थोड़ा सा मेरे को, मैं बता दूंगा, है ना। वहाँ पे अभी खुदाई चल रही है, नया साक्ष्य मिले हैं वहाँ, कुछ मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। लोगों को मानना है कि इसका संबंध भी पाषाण काल से है ना। पाषाण काल से किसी का मानना है कि 5वीं 6वीं शताब्दी से है। तो जब इसका एग्जैक्ट वो आ जाएगा तो उसको देखेंगे। और ये खैर ये सारी चीज़ें ना करेंट पढ़ते रहोगे तो याद मिल जाती हैं पेपर में, कब क्या हुआ, क्योंकि पेपर में आते रहती हैं सारी चीज़ें। इसलिए अगर तैयारी कर रहे हो ना तो पेपर को थोड़ा सा देखा करो, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक रीड मार लिया करो, है ना। चलो, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऋग्वेद काल में। ठीक, ऋग्वेद काल 15 गढ़खोदना महापाषाण कालीन है, कोंडागांव में, है ना। इसके बाद पहुंच जाते हैं ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल चलता है तुम्हारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। छत्तीसगढ़ में ना इस काल के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, ब्लैंक है पूरा। ठीक, उसके बाद पहुंचते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक चलता है तुम्हारा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक, उत्तर वैदिक काल में ना छत्तीसगढ़ का तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन वहाँ एक कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। और विंध्याचल पर्वत आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में ना इधर पूरा बीच एमपी से आता है। मतलब कहाँ से चालू होता है, ये चालू होता है पूरा गुजरात से, राजस्थान से, और पूरे भारत को बीच से काटते हुए छत्तीसगढ़ के ना ऐसे ऊपरी भाग से होते हुए ना ऐसे आगे निकल जाता है। कहाँ तक, ये बिहार आगे। ठीक, लास्ट कोने तक जाता है पूरे भारत के, मालदा गैप तक। ठीक, भारत का जब नक्शा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और तो क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग को टच करता है, तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है तो कहीं ना कहीं लोग उस समय छत्तीसगढ़ को जानते होंगे, भले छत्तीसगढ़ के नाम से ना जानते हो। इसीलिए मैं नाम को बताया कि कल हम नाम पढ़े तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नाम से नहीं जाना जाता था, कौशल बोलता था, कोई हो सकता कोई दूसरा नाम भी हो। ठीक, यहीं पे नर्मदा का नाम भी रेवा करके उल्लेख किया गया है। ठीक, इसी उत्तर वैदिक काल में एक रेवा नदी का उल्लेख है और लोगों का मानना है ये नर्मदा ही है। और नर्मदा हमारे यहाँ कहाँ, ये अमरकंटक है। ठीक, ये मुंगेली है, मुंगेली के जस्ट बॉर्डर क्रॉस करेंगे अमरकंटक हो जाएगा, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, है ना। तो यही लोगों का एक मत है कि जब उस समय के लोग विंध्याचल को जानते हैं, नर्मदा को जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा होगा, भले हमको उसके क्या है साक्ष्य नहीं मिले। ठीक, इसके बाद हम रामायण कालीन स्थल देख लेते हैं। चलो देखो, जो वाल्मीकि रामायण है ना,
ये हमको छत्तीसगढ़ में कई जगह राम के साक्ष्य मिले कि राम यहाँ से आए और गए। ठीक, छत्तीसगढ़ में जिन स्थलों की पहचान की गई है वह तुम्हारे मन्नू लाल यादव के दंडकारण्य रामायण के की गई है। मतलब टोटल 75 स्थान चिन्हित किए गए। ठीक, और इन्हीं 75 स्थानों में से कुछ स्थानों को सेलेक्ट करके क्या बनाया जा रहा है, राम गमन पथ बनाया जा रहा है। इसमें 51 को डेवलप करना है और वर्तमान में क्या चल रहा है, 9 डेवलप चल रहे हैं। ठीक, देखो कहा जाता है कि जब राम और सीता वनवास में निकले तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रवेश कोरिया जिले से किया, यहाँ से सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, यहाँ पे उनकी जगह का नाम है। ठीक, कोरिया से किया, सीतामढ़ी हरचौका, मतलब इधर से आए होंगे कौशल से तो राम और सीता का पदार्पण हुआ छत्तीसगढ़ में, कहाँ से, कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से। ठीक, अब ये मनेरगढ़ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद ये इधर रामगढ़ पहुँचे। रामगढ़ में जो सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, ये माना जाता है कि सीता जी वहाँ पे रुकी थी और लक्ष्मण बेंगरा है वो लक्ष्मण जी की गुफा थी। ठीक, उसके बाद पहुँचते हैं वो नीचे जांजगीर चांपा आते हैं खरौद। खरौद में का जो संबंध है वह खरदूषण वध से जोड़ा जाता है ना, कि खरौद में क्या हुआ था, खरदूषण का वध हुआ था। यहीं पे जांजगीर चांपा में क्या जगह का नाम है, शिवरी नारायण। यहीं पे कहा जाता है कि राम जी को शबरी ने क्या कहे थे, अपने जूठे बेर खिलाए थे। फिर राजिम का लोमस ऋषि आश्रम। ठीक, यहाँ पहुँच गए राजिम, लोमस ऋषि। थोड़े से आगे गए धमतरी का श्रृंगी ऋषि आश्रम। दोनों रामायण कालीन माने जाते हैं। ठीक, फिर लास्ट में यहाँ रामाराम सुकमा के रामाराम में, ठीक, यहाँ पे भी इनसे संबंधित स्थल माना जाता है। ठीक, इसके अलावा चंदखुरी जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, बिलासपुर में कौशल नाम का गांव है। ये माना जाता है कि माता कौशल्या इसी ग्राम से थी। कल हमने भानुमंत की कहानी देखी है ना, कि एक भानुमंत राजा थे, वो कौशल पे राज करते थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिनका नाम कौशल्या था। उनकी शादी की गई दशरथ से। दहेज में दशरथ को पूरा ये प्रांत मिल गया क्योंकि भानुमंत का कोई बेटा नहीं था। ठीक, ये पूरी कहानी हम देख चुके थे। हमको मेन रामायण कालीन जगहों को लिखना था कि कौन कौन सी जगह रामायण कालीन है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं, रामायण के बाद आता है महाभारत। तो छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन क्या क्या, देखो ऐसा है कि महाभारत में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, महाभारत काल में जो रतनपुर है यहाँ पे, इसको मणिपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मणिपुर। रतनपुर को कहा जाता था मणिपुर। आज का नाम, प्राचीन नाम, ऐसे करके लिखना। ठीक, और ये मणिपुर राजधानी थी ताम्रध्वज की। ठीक, फिर दूसरी जगह आरंग, पता है रायपुर में है। ये जगह थी मोरध्वज की। और एक जगह है सिरपुर जिसका प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। ये जगह थी भब्रू वाहन की। ठीक, और एक जगह है खल्लारी।
जिसे बोलते हैं खल वाटिका। ठीक, ये जगह यहीं पे एक पाया जाता है भीम खोह। चलो इसको स्टोरी देखते हैं थोड़ा। ये जो आरंग के मूलध्वज थे, इनको बोला जाता है कि ये ना विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो पांडव जब युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद वो करते हैं अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं तो घोड़ा पकड़ लेता है मूलध्वज और अर्जुन का युद्ध होता है। कहा जाता है कि मूलध्वज के एक बार से ही अर्जुन क्या हो गया, मूर्छित हो गया। मूलध्वज घोड़ा पकड़ के ले गया अपने जगह। अर्जुन को जब होश आया तो श्री कृष्ण उसके पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। तब अर्जुन को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, एक तो आपका शिष्य हार गया है ना, ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो। तो श्री कृष्ण ने बोला जिससे तुम हारे हो ना मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो इन्होंने बोला कि कैसे सिद्ध करेंगे। तो क्या इन लोग भेष बदल के जाते हैं किसके पास, मूलध्वज के पास, और बोलते हैं कि मेरे को ना तुम्हारे बेटे चाहिए 2 टुकड़ों में। तो मूलध्वज बताया कि बहुत बड़ा दानवीर भी है, भक्त के साथ बहुत बड़ा दानवीर भी है। तो मूलध्वज से बोलते हैं कि हमको तुम्हारा बेटा चाहिए। तो मूलध्वज क्या कहता है, आधा से अपने बेटे को कटवा के दे देता है 2 भाग में। इसीलिए बोलते हैं उस जगह का नाम आरंग पड़ा। ठीक, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, उसके बेटे को वापस जिंदा कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी बोली जाती है। ठीक, यह आरंग की कहानी। ठीक, बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र कहलाता है। ठीक, जिसने सिरपुर में शासन किया। ये जो खल्लारी है, मान्यता ऐसी है कि ना यहाँ पे ना जो लाक्षागृह था ना, जो कौरवों ने बनवाया था, वो यहीं बनवाया था कि यहाँ पे जलने के साक्ष्य भी पाए गए, ऐसा मान्यता है। ठीक, और यहीं पे एक भीम खो जगह है जहाँ पे भीम के एक पद चिन्ह है, जो लोगों की मान्यता है कि किसके हैं, भीम के। तो इतने 4 जगह हमको महाभारत काल से संबंधित करके क्या करनी है, याद रखनी है ना। महाभारत के समय छत्तीसगढ़ को कहते थे प्राक कौशल या कौशल। ठीक, और दंडकारण्य को कहते थे कांतार, यानी बस्तर को कहते थे कांतार। रामायण काल में क्या कहते थे, दक्षिण कौशल और दंडकारण्य। ठीक ना। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। अब आ गए अपन महाजनपद काल में, जब भारत में महाजनपदों का विकास हो रहा था। ठीक, 16 महाजनपद का उल्लेख हमको मिल जाता है बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में। ठीक, इसमें से एक महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमत। ठीक, शुक्तिमती जिसकी राजधानी थी। ठीक, ये माना जाता है कि इसी चेदी, ये छत्तीसगढ़ है ना, यहीं पास में थोड़ा दूर में यहाँ पे चेदी का वो था महाजनपद का, और इसी चेदी की राजधानी शुक्तिमत। और ये माना जाता है जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वह इसी के अंतर्गत आता था। इसीलिए हमने जब कल नामकरण देखा तो हीरालाल बोलते हैं कि वो चेदी राजधानी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जगह करके जगह के नाम से था, वही बाद में क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक, महाजनपद काल में बस इतना ही रखना है ध्यान, और कुछ नहीं मिला यहाँ से। फिर हम चले जाते हैं सीधे मौर्य काल पर। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत व्यवस्थित नहीं है ना, बहुत लिंक नहीं मिले। ये कहा जा सकता है कि हमें और शोध की ज़रूरत है, प्रॉपर शोध नहीं किया गया, इसलिए हमको इतने बिखरे बिखरी चीज़ें मिल रही हैं, कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शोध की कमी भी दिख रही है कि प्रॉपर शोध हो तो हमको एक प्रॉपर लिंक मिल जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में कोई स्टेट अपने से प्रकट होगा, फिर आ जाएगा, फिर बीच में कुछ आ गया। कोई ना कोई तो लिंक होगा, उस लिंक को हम अभी तक नहीं खोज पाए कि कैसे यहाँ विकास हुआ। मौर्यों के यहाँ पे हमको सिक्के मिल रहे, साक्ष्य मिल रहे, पर स्पष्ट शासन का कोई कुछ नहीं दिखता है कि कौन राजा था,
किसने शासन किया, शासन का क्षेत्र कहाँ तक था, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन हमको सिक्के मिल रहे हैं, मतलब प्रभाव तो था उनका, तब तो उनके सिक्के मिल रहे हैं। उनका व्यापार होता था, अगर उनका प्रभाव नहीं रहा होगा तो उनका व्यापार होता होगा, तब तो सिक्के मिल रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा क्या रिसर्च की ज़रूरत है। चलो, मौर्यों के जो सिक्के मिले हैं उनको देखते हैं और उसके हिसाब से देखो चालू करते हैं कोरिया से। तो कोरिया में कोटाडोल है ना करके जगह है जहाँ हमें मिली है मौर्यकालीन मूर्तियाँ। ठीक, यहाँ पे कोटाडोल में। ठीक, लोकेशन ध्यान रखना, लोकेशन से ही चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक, और ये जो मूर्तियाँ इसे अशोककालीन माना जाता है। कब माना जाता है? अशोककालीन माना जाता है। ठीक, सरगुजा रामगढ़ से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। ठीक, अशोक का क्या प्राप्त हुआ है? लाट प्राप्त हुआ है। फिर इनके शिलालेख मिले हैं। शिलालेख कहाँ मिले हैं? शिलालेख जो मिले हैं उसमें किसी राजा का उल्लेख नहीं है, पर उसकी भाषा जो यूज़ हो रही है वह अशोक मौर्यकालीन ही है। तो लोगों को ये मानना है कि ये मौर्य काल के ही लोगों के द्वारा लिखी गई है, राजा की नहीं है, उसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। विषय है उसका बताऊंगा मैं क्या है। तो शिलालेख में हमें मिला है रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, सीता बेंगरा जोगीमरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे। ठीक, रामगढ़ पहाड़ी में सीता बेंगरा और जोगीमरा की जो गुफाएं हैं, है ना, मिला है मुख्य रूप से जोगीमरा में। जोगीमरा में जो मिला है वह मिला है ब्राह्मी लिपि का। ठीक, पाली भाषा, ये उस समय मौर्यों की भाषा हुआ करती थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मौर्यकालीन है। ठीक, इसके बाद मिला है गुंजी, जो शक्ति है अभी जिला, वहाँ पे एक जगह का नाम है दमोदरहा। यहाँ एक कुंड है, प्राकृतिक कुंड है, यहाँ पे भी हमें ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में लिखे कुछ लेख मिलते हैं। ठीक, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि मौर्यों का प्रभाव यहाँ तक तो था। ये है आपका, इधर कहीं पे है आपका गुंजी का लोकेशन। ठीक ना, पहले जगह देख लेते हैं, उसके बाद ना इसकी स्टोरी देखेंगे, सीतामढ़ा जोगीमरा की, है ना। चलो अब इसके सिक्के देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो, ठठारी, अकलतरा, बादेगांव, तारापुर, है ना, ये प्रमुख जगह है जहाँ से हमें मौर्यकालीन सिक्के मिले। ये सिक्के किसके बने थे? तो ये सिक्के चांदी व तांबा दोनों के मिले। ठीक, चांदी के भी सिक्के मिले हैं और तांबे के भी सिक्के मिले। ठीक, ठठारी है शक्ति में, यहाँ से मिले हैं 253 सिक्के। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी? 253। अकलतरा 259 मिले हैं, ये जगह है जांजगीर चांपा में। बादेगांव रायगढ़ में सिक्के मिले हैं, सिक्कों की क्वांटिटी नहीं पता यहाँ पे। तारापुर से है 15 सिक्के, ये जगह है रायपुर में। ठीक, आरंग से भी कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक, बादेगांव, ये रायगढ़ में। सारंगगढ़ अब हो गया जिला ना, ये लोकेशन है ना इसकी, ये वाली लोकेशन है।
ठीक, अब सारंगगढ़, इसलिए बोलो लोकेशन याद रखोगे ना तो क्या जिला परिवर्तन होता है ना तो फिर भी पता रहता है कि इस ज़िले में चला गया। अगर हम सिर्फ रायगढ़ याद रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। जैसे सिंगनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, ओंगनाझर, हमको पता है कि वो रायगढ़ में ही है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ रख लेते कि रायगढ़ में 4 गुफा है और रायगढ़ 5 डिवाइड हो गया 20 से, तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे किधर है किधर नहीं है। तो इसलिए मैप में लोकेशन हर जगह की ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है लेकिन आपको एक एरिया तो पता है कि इसके आसपास है, तो उसको पॉइंट करके रखो, ठीक है ना। कोई भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा अभी, जब तक आप खुद जहाँ GPS लेके जाके उसका कोऑर्डिनेट वो नहीं करते, ठीक। अच्छा, रामगढ़ की गुफा जो खोदी गई थी 1848 में, 1848 में कर्नल औसले के द्वारा खोजी गई थी। रामगढ़ में क्योंकि गुफा क्या क्या है, सीता बेंगरा, जोगी मरा, ठीक, लक्ष्मण बेंगरा, ये सारी गुफाएं आपका सरगुजा रामगढ़ में, ठीक। देखो जो सीता बेंगरा है ना, इसको एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन एक मंच जैसा है। मंच मतलब सामने स्टेज है और स्टेज के सामने कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने की। तो बहुत लोग कहते हैं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना भी यहीं की, उन्हीं के नाट्यशाला है, ठीक। और जोगी मरा है जो जगह है, बोला जाता है कि यहाँ की जो नर्तकियाँ थीं और जो मतलब कलाकार होते थे वह जोगी मरा गुफा में क्या करते थे, आराम करते थे। मतलब जैसे अभी स्टेज रहता है और एक कमरा रहता है जहाँ से लोग तैयार होते हैं फिर जाके परफॉर्म करते हैं, वैसे ही उस समय क्या था, जोगी मरा था, वहाँ पे लोग रहते थे और परफॉर्म करते थे। यहाँ पे 2 लोगों का उल्लेख मिलता है नामदत्त का, एक का नाम है देवदत्त और देवदीन भी सुनेंगे, कहीं कहीं देवदत्त है कहीं कहीं देवदीन, और सुतनुका। जो जोगी मरा जो गुफा में जिस लिपि में मिला है ना, ब्राह्मी लिपि मौर्य में, वहाँ पे इनकी गाथा का वर्णन है। दोनों कलाकार थे, वहीं परफॉर्म किया करते थे, ठीक। इनकी गाथा का वर्णन कहाँ मिला हमें, जोगी मरा में, और किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में, ठीक। तो ये कहा जाता है कि इन दोनों वहाँ पे रंगमंच में करते थे, फिर दोनों के प्रेम संबंध हो गए, ठीक। तो इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है मुख्य रूप से जोगी मरा में। तो जोगी मरा क्या हुआ, विश्राम कक्ष हो गया कलाकारों का, सीता बेंगरा हो गई नाट्यशाला। ये एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, रामगढ़ है सरगुजा में, ठीक। दोनों रामगढ़ की पहाड़ी मिले। और इसी रामगढ़ को रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जब हम गुप्त पढ़ेंगे ना तब देखेंगे कि रामगिरी, इसको रामगिरी भी बोलते हैं। जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कालिदास है ना यहाँ आए थे और इन्होंने मेघदूत की रचना यहीं की थी। हाँ गुप्त, लेकिन वो आए थे गुप्त काल में, तो जब गुप्त काल होगा ना तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिर आज इसको यहाँ समाप्त करते हैं। मौर्य समाप्त हो गया। मौर्य से अच्छा, हाँ, मौर्यों के बारे में कभी कभी विश्लेषण पूछ लेता है, छत्तीसगढ़ में मौर्यों का शासन था कि नहीं। देखो सीधी बात है, अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग ऊपर है मगध, नीचे है कलिंग, उड़ीसा क्रॉस किए, ये उड़ीसा है, ये मगध है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशोक ने यहाँ आक्रमण किया हो और ये मौर्य छत्तीसगढ़ से ना गए हों या छत्तीसगढ़ इनके अधिकार में ना हो। या तो ऐसा हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ इनके अधिकार में था, या ऐसा हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ कलिंग के अधिकार में था। लेकिन दोनों के बीच में ये स्वतंत्र तो नहीं था क्योंकि उस समय के किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता हमको। तो ज़्यादातर लोगों को मानना है कि उड़ीसा से ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण ये उड़ीसा के अंतर्गत में था। और जब मौर्य आए तो यहाँ जो भी लोग थे उन्होंने स्वतः ही उनको क्या कर लिया, अधीनता को स्वीकार कर लिया था मौर्यों की। लेकिन हमें मौर्यों का प्रशासन नहीं दिखता। इसके दो एक रीज़न ये भी हो सकता है ये उतना मतलब समृद्ध स्टेट उस समय नहीं रहा हो कि लोगों ने इस पर ध्यान दिया, है ना। उस समय जो मेन चीज़ थी वो चीज़ थी क्या, खेती। और छत्तीसगढ़ का ये पूरा एरिया हम जानते हैं पहाड़ी है, ये पूरा एरिया पहाड़ी है। बीच के भाग कुछ है जो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो कैसा है, मैदानी है, जहाँ पे खेती संभव है। तो हो सकता है जब बाकी लोगों ने देखा तो उनको लगा कि यार खेती की दृष्टि से एरिया उतना उपयुक्त नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब खैर जो भी रीजन रहा हो, ये उस समय का नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौर्यों के साक्ष्य तो हमको मिले। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मौर्यों के प्रभाव में नहीं रहा होगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि शासक कौन था,
मतलब जैसे एक शासन होता है तो हमको स्पष्ट शासन मिलता है। जैसे अशोक ने शासन किया तो उसने हर जगह क्या लगवाए, शिलालेख लगवाए। पर छत्तीसगढ़ में हमको एक भी ऐसा शिलालेख अशोक के शासन का नहीं मिलता जहाँ उसने कोई निर्देश दिए हों, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसा देख के चलना है ना। क्वेश्चन कैसा पूछता है उसके हिसाब से इसके आंसर को लेना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर पूछता है क्या मौर्यों का स्पष्ट शासन था, मौर्यों के अधीन था छत्तीसगढ़, तो हमारे पास ऐसा कोई सुराग नहीं है कि हम ऐसा कह सकें कि छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन था। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, मौर्यों के अधीन नहीं था। क्या छत्तीसगढ़ में मौर्यों का प्रभाव था, तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा तब हाँ, छत्तीसगढ़ मौर्यों का प्रभाव था, क्योंकि हमको उसके सिक्के मिले हैं, है ना, शिलालेख मिले हैं, अशोक की मूर्तियाँ मिली हैं, लाट मिले हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, फिर कल आगे देखेंगे हम लोग।